बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बचपन से बहुत सी कहानियाँ भी सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं, और कई दफ़ा बड़े बड़े दानिशवरों से भी ये सुना कि कुफ़र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का नहीं चल सकता। और ये बात सच है कि जब तक इंसान के ऊपर कहीं बीतती नहीं है या इंसान किसी दौर को देखता नहीं है तो उसे ये कहानी ही लगती है। इसी तरह की कहानी हमने पढ़ी थी कि एक तोता था, वो अपनी तोती को लेके कहीं सैर पे निकला तो दूर जाते जाते कहीं आगे गांव आया, तो उस गांव पे वो एक दरख्त पे बैठे तो तोते ने बड़ी लंबी आह भरी। तोती ने पूछा कि ऐसे अफसरदा अंदाज में आपने यह क्यों भरी? तोते ने कहा कि मुझे हैरत होती है कि एक दौर था, मैं यहाँ से गुज़रा करता था तो यहाँ बड़े बड़े महल थे, आबादी थी, लोग थे, रौनकें थी, बहुत बड़े बाज़ार थे, उनमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घूमती थी और लाओ लश्कर के साथ यहाँ लोग ज़िंदगी गुजारते थे, ऐशी थी और हर तरह की सहूलत और ज़िंदगी की खूबसूरती यहाँ नज़र आती थी। मगर मैं हैरान हूँ कि अभी कुछ ही अरसा गुज़रा है कि ये बिल्कुल उजाड़ जंगल है, वीरान है, बियाबान है। लगता है कि यहाँ सदियों से आबादी है ही नहीं और यहाँ इंसान की कोई नस्ल आबाद नहीं हुई। वो ये कहानी अपनी तोती को सुना रहा था कि इतने में सामने बैठा एक उल्लू था, वो आया और उसने आकर कहा कि वाकई तुम सही कहते हो, ये एक दौर था कि यहाँ पे ज़िंदगी की वो तमाम रौनकें मौजूद थी, वो तमाम सहूलतें, तमाम ऐशियाँ मौजूद थी जो किसी शख्स की, किसी आदमी की ख्वाहिश होती है। लेकिन इसके उजड़ने की वजह क्या है? तुम अगर रात को मेरे घर में ठहरो तो मैं तुम्हें इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो बताऊँगा। आज अगर तुम मेरे मेहमान बन जाओ तो मुझे खुशी होगी। तोते ने उसकी दावत कबूल की और वो रात को उल्लू का मेहमान बन गया। रात को उसकी बड़ी खिदमत की, सारी गपशप की। सुबह हुई तो तोते ने उल्लू से कहा कि बहुत शुक्रिया जो आपने रात को हमारी खिदमत की, आप हमें इजाज़त दें, हम जा रहे हैं। वो जाने लगा तो उल्लू ने कहा कि रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये जो तोती है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारी नहीं है, ये तो मेरी बीवी है, ये कैसे लेके जा रहे हो? उसने कहा यार कैसी बात करते हो, ये तो मेरी बीवी है, तुम्हारी कहाँ से आई? हम तो रात को तुम्हारे मेहमान थे। उसने हैरत से कहा, उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरी बीवी है और तुम्हें अगर शक है तो जाओ केस कर लो। तोता अदालत में चला गया और वहाँ जाके केस किया कि इस तरह से ये मेरी बीवी है, रात को हम इसके मेहमान थे मगर ये सुबह हुई तो इसने ये झूठ बोल रहा है, इसने दावा कर दिया कि ये मेरी बीवी है। जज साहब ने उन दोनों की बातें सुनी, जिरगा लगा, कुछ तारीखें दी गई और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ। तोते ने अपने दलाइल दिए, उल्लू ने अपने दलाइल दिए और एंड में ये फ़ैसला हुआ कि ये जो तोती है ये उल्लू की बीवी है। तोता बड़ा हैरान हुआ, रोया पिटा, बहुत कुछ किया लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं बिगड़ता हूँ तो तौहीन अदालत लगती है और अगर मैं इसको मारता हूँ तो फिर भी मुझे सज़ा होती है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है निकलने का। है तो ये मेरी बीवी, लेकिन अदालत में ये प्रूफ नहीं कर सका और मैं शरीफ सा आदमी था, शरीफ सा जानवर था, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया। वो बेबस होकर तोता रोने लगा और उसने कहा कि अब मैं अदालत के फ़ैसले के आगे बेबस हूँ, और वो चलने लगा। जैसे वो निकला तो पीछे से उल्लू ने आवाज़ दी, उसने कहा रुको, कहाँ जा रहे हो दोस्त? ये अपनी बीवी को साथ ले जाओ, ये तुम्हारी बीवी है मुझे पता है, लेकिन मैंने ये साबित करना था कि ये जो तू कहा था कि ये जो गांव है किसी दौर में बड़ी खूबसूरत बस्ती थी, रौनकें थी, ज़िंदगी थी, लेकिन अब ये उजड़ गई। ये उजड़ी इसलिए है कि कहते हैं कि जहाँ इंसाफ ना हो वहाँ बस्तियाँ उजड़ जाती हैं। जहाँ ताकत का कानून और हो
अमीर का कानून अलग हो, गरीब का कानून अलग हो, और वहाँ यहाँ पे अदालतें हों या जिरगे हों या मुनसिफ हों, कुछ भी हो, वो अगर फ़ैसले मेरिट पे नहीं देते, वो फ़ैसले अगर उस अपने हक़ को सच पे नहीं देते, वो नाइंसाफ़ी करते हैं, जस्टिस सही नहीं होता, तो वहाँ पे ऐसा ही होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम जिस माशरे में, जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर भी जितने इंसान के ग्रुप हैं, जितने इंसान के किरदार हैं, जितने इंसान की शख्सियतें हैं, उतने यहाँ पे कानून हैं। यहाँ पे गरीब का अलग कानून है, अमीर का अलग कानून है, किसी ताल्लुक़ वाले का अलग कानून है। और दूर क्यों जाते हैं, हम अपने आजकल जो पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, इसमें देखें कि रात को 12 बजे सिर्फ़ अदालतें इसलिए खुलती हैं कि उनकी तौहीन ना हो जाए, सिर्फ़ इसलिए खुलती हैं कि वहाँ पे एक तरफ बहुत बड़ा ग्रुप था, एक तरफ बहुत बड़ा सरमायादार था, एक तरफ बहुत बड़ा वडेरा था, एक तरफ बहुत बड़ा नंबरदार था, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स था जिसने अपने मुल्क के अंदर अपनी अदालतों को बेहतर करने के लिए कोशिश की थी। और अदालतें रात को 12 बजे खुली, और वो फ़ैसला, वो बात जो आसानी से समझ आती है या कही जा सकती है कि सदर ने फ़ैसला दिया, वज़ीर-ए-आज़म ने दिया, उसके बाद स्पीकर ने दिया, जो कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, वो कामयाब करने के लिए अदालतों ने अपनी एक पावर दिखाने के लिए ये फ़ैसला दिया। बहुत से लोग जिनके हक़ में आया, जिन जमातों के हक़ में आया, वो इसको हक़ और सच का या इंसाफ का फ़ैसला कहते हैं, लेकिन ये इंसाफ का नहीं है। उसके बाद भी अगर आगे चलें तो इलेक्शन कमिश्नर कि जिस तरह से उसका जो रवैया है, उसका जो तरीक़ा है, उसकी जो बात है, वो भी सबके सामने है। यानी अगर हम फ़ॉरेन फंडिंग की बात करें तो ये सिर्फ़ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, हम उसकी तरफदारी नहीं करते, लेकिन अदालतों की उस जस्टिस की बात करते हैं कि उसी अदालत में पीपल्स पार्टी का भी केस, ऐसे इसी तरह का केस मौजूद है। उन्हीं ही अदालतों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी फ़ॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का, जो भी नाम दे दें, वो केस वहाँ पे मौजूद है। और बाकी जो जमातें हैं, जिसमें JUI है या क्या कहते हैं, कराची वाली जो इसकी है, अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम है, उसका क्या नाम है, वो मौजूद, उसका केस मौजूद हैं। इसी तरह और बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनके केस अदालतों में फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से मौजूद हैं, लेकिन अदालत ने या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो सिर्फ पिन पॉइंट करके इस वक्त ये फ़ैसला दे रहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केस है, उस केस को सामने रख के उसकी 1 महीने के अंदर अंदर फ़ैसला सुनाएं ताकि उसको बैन किया जाए। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई सियासी जमात बैन होती है या नहीं होती, क्योंकि जो ग़ुलाम होता है, हम तो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, हमारे लिए कोई ख़ास मानी नहीं रखता कि वो जीते या हारे, क्योंकि हमने जो ज़िंदगी गुजारनी है इस माशरे में, इस सोसाइटी में, इस मुल्क में, इस कानून के अंदर रहकर, इन उसूल और पॉलिसियों के अंदर रहकर हमने सिसकते और इसी तरह से एक जो मज़लूम की ज़िंदगी होती है वही गुजारनी, क्योंकि ज़ाहिर है जब वहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता तो हम जैसों को क्या इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ये ज़ाहिर करती है इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल-अक़वामी सतह पे, कि हमारे यहाँ क्या होता है और किस तरह से ये निज़ाम चलता है। कल अगर ये फ़ैसला दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन कर दी गई है, तो मुल्क के अंदर जो मज़ीद हालात ख़राब होंगे, जो खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, जो मुश्किल वक्त आएगा, उसके लिए उसका असर आम आदमी पे भी पड़ेगा, गरीब पे भी ज़्यादा पड़ेगा, और इस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ से क्विट करते जाएंगे या ये माशरा तबाही की तरफ जाएगा। अफसोस इस बात का भी होता है कि ये जो इदारे बने हैं, जिनको ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, जिनको गैर जानिबदार होना चाहिए, जिनको इस मुल्क माशरे के आम आदमी के लिए भी उतना ही दर्द रखना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे भी एक ऐसे सोच की अक्कासी करते हैं, एक ऐसे रवैये की अक्कासी करते हैं जैसे दुश्मनियाँ होती हैं, जैसे ज़ातियात को तहस्सुब होता है, जैसे किसी शख्स को या किसी पार्टी को या किसी घर को, किसी ख़ानदान को
मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाना होता है, उस तरह का रवैया वो रखते हैं और सामने नज़र आता है। हालात इस वक्त क्या हैं, एक तरफ 10 मिनट गुजरते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग आते हैं, वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो एक ही रट लगाते हैं, फ़ॉरेन फंडिंग, तोशाखाना और पता नहीं इस तरह की बहुत सी चीज़ें। जी ये हुकूमत 3 साल 4 साल रही, नाकाम हो गई, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया। लेकिन ख़ुद दूसरी तरफ अपने गिरेबान में ये नहीं देखते कि जब तोशाखाना में उनको भी लग्जरी गाड़ियाँ मिलती रही, बड़े बड़े गिफ्ट मिलते रहे, और वो भी आज तक वहाँ उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो भी उनके घर जाते रहे। वही 3 साल जब इमरान खान था तो ये कहते थे कि इसने दौरा किया तो पता नहीं कौन सा जहाज़ इस्तेमाल कर दिया या ख़र्चा कर दिया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि 80 सीटें 777 बोइंग 777 में बुक करवाई गई, और उसमें तमाम ख़ानदान, नौकर चाकर, जितने उनके आगे पीछे फिरने वाले चापलूस थे, सबको साथ रखकर उम्रे के नाम से बाहर दौरा किया जा रहा है। मुझे हैरत होती है उस सोच पे भी, उस रवैये पे भी, और उस जदोजहद पे भी कि जो ये कहते हैं कि इस तरह का रवैया अख्तियार करके, इस तरह के मुल्क, गरीब मुल्क के पैसे लूट कर जो बाहर जाकर उम्रे के नाम से जाते हैं, इबादत के नाम से जाते हैं, और वो किस हिसाब से उनका ये सब कुछ कबूल होता होगा। नाज़रीन, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन सूरत हाल तो हर लम्हा यहाँ बदलती है। अदालत ने अभी देखते हैं कि क्या फ़ैसला देना है। वो जो मुनरिफ अरकान हैं, उनका केस भी अदालत में है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल तौर पर जिसे कहते हैं कि दुश्मनी पे या बायसनेस पे उतरा हुआ है। और दूसरी तरफ आज उसके मुख्तलिफ़ शहरों में, पाकिस्तान भर के जो शहर हैं उनमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जो सब ऑफिसेज़ हैं उनके सामने धरना एहतजाज भी है। इसी हवाले से उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, ये भी थोड़ी देर तक जो डेवलपमेंट है वो सामने आएगी। इसके अलावा इमरान खान ने एक कॉल दी है कल वीडियो पैगाम के अवाम जो है वो निकल आए ईद के बाद, और हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक कि इस मुल्क में ये जो अदम एतमाद पेश की गई है, इसके बाद जो हुकूमत बनी, जल्द अज जल्द इलेक्शन नहीं होते। पहले हम समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है नहीं है, हाथ है नहीं है, आम आदमी को इतना नहीं पता चलता था। लेकिन अब समझ आई कि वाकई इस मुल्क को चलाने वाले 2-3 इदारे हैं। बाकी ये जो 22 करोड़ की रट है, ये सिर्फ एक दबाव हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और ये बराए नाम किस्म के कीड़े मकोड़े हैं, इनका कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। अब आने वाले वक्त के साथ साथ ये चीज़ सामने आएगी कि वो जो धरना है वो क्या रंग इख्तियार करेगा, या धरने से पहले ही कुछ लोग बैठकर इस चीज़ का फ़ैसला कर लेंगे कि इलेक्शन को जल्द करवाया जाए या ना करवाया जाए। और अगर ये चीज़ ना हुई तो हालात किसी सूरत भी सीधे नज़र नहीं आते। एक तरफ पूरा माफिया है, जिसमें मीडिया है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें जस्टिस करने वाले इदारे हैं इस तरह का, और जिसमें कुछ बैरूनी ममालिक जो अपने आप की अपनी जो रोब है वो बरकरार रखना चाहते हैं, वो भी इसके पीछे हैं। देखते हैं कि ये क्या सिलसिला सारा सामने आता है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और रोज़ाना एक नई अपडेट के साथ, नई कहानी के साथ हाज़िर होता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।